नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं जी बजट चैप्टर का पार्ट 3। ये भैया लास्ट पार्ट है इसका, और जिसने भी भैया पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले वो पहला दूसरा पार्ट देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तब ये चैप्टर स्टार्ट करना भाई पार्ट 3 को। ठीक है जी। तो आज हमारे बीच है हमारा टॉपिक बजट एक्सपेंडिचर। क्या है जी बजट एक्सपेंडिचर, यानी बजट व्यय। हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि एक गवर्नमेंट को कहां से इनकम प्राप्त होती है, कहां से उसको पैसा मिलता है। आज हम समझेंगे कि सरकार कहां पे पैसा खर्च करती है। तो देखो जी, पैसा खर्च करने के मामले में सरकार दो जगह पे पैसा खर्च करती है। एक इसका पार्ट बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो रिसिप्ट वाला पार्ट बहुत बड़ा था, बट एक्सपेंडिचर वाला पार्ट बहुत ही छोटा है। पैसे दो तरह से खर्च किए जाते हैं, एक है भैया आपका रेवेन्यू और दूसरा आपका कैपिटल। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जरा समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स, कोई आपके लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा, नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं हूं, मेरा एग्जांपल लो, मैं एक पर्सन हूं, मैंने मान लो आपसे 1 लाख रुपए उधार लिया था। अब मेरी क्या हो रही है, जो सैलरी आ रही है, मैं उस सैलरी से अपना खाना खा रहा हूं, अपना घर चला रहा हूं। क्या मेरे घर चलाने से, मेरे खाना खाने से कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है? मेरे खाना खाने से क्या मेरी कोई लायबिलिटी की कम हो रही है? मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया था, क्या मैं जो पैसा मिल रहा है मेरे को, मैं उससे खाना खा रहा हूं तो वो 1 लाख रुपए चुक जाएगा, ऐसे में हो जाएगा पूरा? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसी एक्सपेंडिचर होती है जो हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सस्टेन रखने के लिए भैया करना ही करना पड़ता है। ऐसी गवर्नमेंट को भी अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे उनकी एम्प्लॉयज जितने रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी देने से क्या अगर हमने अमेरिका से लोन लिया है वो पूरा हो जाएगा? नहीं जी। ये आपको अपनी लाइफ को या गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे आपकी कोई लायबिलिटी कम नहीं होती और ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होता है कि मेरे खाना खाने से मेरा घर बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार जब ऐसा पैसा खर्च करती है जिससे आपकी भैया एक एसेट्स भी क्रिएट होती है और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने यही एग्जांपल लो कि मैंने आपके 1 लाख रुपए वापस दे दिए, मेरा तो पैसा गया, एक्सपेंडिचर हुआ। 1 लाख रुपए वापस करने से मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? देनदारी गई कि नहीं गई? या मैंने कर्जा लेकर के पैसा उससे घर बना दिया, मेरे लिए एक एसेट्स क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई हम सब लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, तो उतने पैसे से हमारा घर नहीं बन सकता था। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं जी, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं। उसे ही हम कैपिटल आपकी रिसिप्ट कहते थे, और उस पैसे को घर बनाने में जो पैसा खर्च किया उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं यहाँ पे। यानी आपके लिए एक एसेट्स क्रिएट करने का काम करता है कौन? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको डिफरेंस समझ आता है। ये आपकी देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट और अच्छे से एक्सप्लेन करता है इसको। इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजंस ऑफ वेरियस सर्विसेज, मतलब तरह तरह की सर्विसेज के लिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपको ये पैसा खर्च करना ही करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन बढ़िया। सबसे पहले आपको असर्शन दे देगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो भाई एकदम सही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो कोई एसेट्स क्रिएट करता है, ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस करता है। इसके रीजन में आपको दे देगा इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजंस ऑफ वेरियस सर्विसेज। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। और रीजन जो है एसर्शन को एकदम सही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पैसा ऐसा खर्च किया जाता है सरकार को नॉर्मल चलाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन देखो सीधा सीधा ये उठा के दे देगा आपको रीजन एसर्शन में, या क्वेश्चन चेंज करने के लिए आपको एसर्शन ये दे देगा, रीजन ये दे देगा। दोनों गलत हो जाएंगे, ये गलत ये सही, तो आपका आंसर होगा डी। और ये आपने यहां से ऐसा कर दिया कि एसर्शन सही रीजन गलत, तो ऑप्शन होगा सी। तो भाई याद रखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एसर्शन रीजन के ऐसे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करना है कि भाई हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता चल गया, उसका रीजन पता चल गया कि भैया इससे नॉर्मल सरकार चलती है, बट ये वाला एक्सपेंडिचर क्यों करती है? इट इज इनकर्ड मेनली फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड गारंटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब किसी का भैया पैसा वापस चुकाना था, हमने लोन रिपेमेंट कर दिया, ठीक है,
और कोई आपको एसेट्स एक्वायर करनी है कि मेरे को घर बनाना था, मेरे को कार लेनी थी, उसके लिए जो मैंने पैसा खर्च किया ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेम ऐसी हमारे देश की गवर्नमेंट भी भैया रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, ब्रिज बनाती है, मेट्रो लेके आए कि नहीं लेके आए हम, ये किसके वजह से हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से पॉसिबल। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज रिकरिंग इन नेचर। अब देखो सरकार है, उसको अपने इंप्लॉयज को रोज सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? ये रिकरिंग है, बार बार होता रहेगा भाई। बट हम रोज रोज तो उधार नहीं लेते, रोज रोज तो घर नहीं बनाते, ये नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता। घर एक बार बनाया जाता है लाइफ में, हमारे माँ बापों ने बनाया है तो अब हम एक बार बनाएंगे, हमारे बच्चे एक बार बनाएंगे। ये नहीं कि हम रोज घर ही बना रहे थे और काम नहीं हम पे। घर एक बार बनाया जाता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल आपको दे रहा है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट। आप किसी को सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, तो वो पैसा क्या है जी? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट, आपने किसी से उधार लिया है, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे करने से क्या उधार खत्म हो जाएगा? 1 लाख रुपए आपसे लिए थे, उस पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट हो रहा है हर महीने, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो क्या 1 लाख रुपए में कोई कमी आएगी? नहीं, कोई लायबिलिटी कम नहीं होगी भाई, देना पड़ेगा तब भी। तो इसे हम कहते हैं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि अगर आप किसी को पैसा जो 1 लाख रुपए लिया था वो वापस कर दो, रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग, उधार को वापस चुका दो, तो ये आपका क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, मैंने कोई घर बना दिया, ब्रिज बना दिया, जो भी चीज आप एक्वायर करते हो, गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बना दी सरकार ने, तो भैया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ बजट, यानी बजट के प्रकार। तो देखो जी हमारी इकोनॉमी में या पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में देखें तो 2 तरह के बजट अपनाती है हर कंट्री। एक होता है बैलेंस बजट और दूसरा है हमारा अनबैलेंस बजट। यानी आपका एक ऐसा बजट जब आपकी रिसीट्स जितनी है, एस्टिमेटेड रिसीट्स किसके इक्वल हो? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। दोनों जब इक्वल होते हैं, बट जो अगर दोनों इक्वल ना हो तो इसे हम कहते हैं अनबैलेंस बजट। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होती तो अनबैलेंस बजट होता है। ये 2 तरह का होता है जी, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस में क्या होगा? जब आपकी रिसीट्स ज्यादा होती हैं एक्सपेंडिचर से, इसे हम सरप्लस बजट कहते हैं, और जब रिसीट्स कम होती हैं एक्सपेंडिचर से, इसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री कौन सा बजट अपनाती है? तो देखो जी जितनी भी हमारी डेवलप कंट्रीज हैं ये हमेशा बैलेंस बजट या सरप्लस बजट अपनाती है। इनकी इनकम ज्यादा होती है इनके एक्सपेंडिचर से, जबकि हमारे जैसे देश जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये सभी अपनाते हैं डेफिसिट बजट। देखो भाई बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूं, आप अपने से समझो कि मान लो हम लोग जब आए थे शहरों में तो क्या हम पे इतना पैसा था कि हम यहाँ पे नए घर बना सकें, अपने लिए सारी चीजें खरीद सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया, जितनी हमारी इनकम थी उससे ज्यादा पैसा खर्च किया। इनकम से ज्यादा पैसा खर्च कैसे किया? हमने लोन लिया, दूसरों से उधार लिया, बोरोविंग्स करी। इस बोरोविंग्स की मदद से हमने अपना घर भी बनाया, सब कुछ, बच्चे पढ़ाते हैं, माँ बाप सब कुछ करते हैं, किसकी मदद से? इन सब चीजों की वजह से। ऐसी हमारा देश है। हमारा देश बहुत गरीब देश था। अब जितना हम पैसा कमा रहे उतना ही पैसा खर्च करें तो कभी भी हमारे देश में विकास नहीं हो सकता था, डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। इसलिए सरकार ने कौन सा बजट अपनाया? डेफिसिट बजट। अब हर साल देख लेना कि जितनी भी हमारी इनकम होती है उससे ज्यादा हमारा खर्चा होता है। क्यों? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे हम सारा पैसा खर्च करते हैं अपना। ठीक है जी। रोड्स बनानी आपके लिए, आपको जैसा कुछ हो, जो मेट्रो, हम दिल्ली में है, मेट्रो है जी यहाँ पे। अगर सरकार 2004-05 में ये सोचती कि नहीं यार 2020-21 में जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम मेट्रो लाएंगे, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। 2004-05 में हमने जापान की मदद से अपने देश में मेट्रो लाए और आज तक हम उसका फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। बट वही है, हम उसको पैसा चुका रहे हैं, आज भी हम उन्हें पैसा दे रहे हैं इस चीज का। तो आपका ये बन जाता है डेफिसिट बजट। तो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज यूज करती है डेफिसिट बजट, जबकि डेवलप कंट्रीज यूज करती है अपना बैलेंस बजट। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे पढ़ने से पहले भैया देख लो हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है। पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी बट कुछ डिफॉल्ट आने की वजह से दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। पूरी मेहनत लगती है भाई, और तुम लोग ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो भाई आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि मेरे बालों को रेट करना है तुम्हें। ठीक है भाई, 10 में से नंबर दे देना कमेंट में। आगे बढ़ते हैं जी, टॉपिक पे चलते हैं डेफिसिट बजट।
डेफिसिट बजट आपका क्या है जी, जब आपकी टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेस करें टोटल रेवेन्यू से, यानी सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है इनकम से, तो इसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं भैया हमारा, सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरी वीडियो में देखा हमने टोटल रेवेन्यू के भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। तो जब ये एक्सेस कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर किससे, टोटल रेवेन्यू से, तो इसे हम कहते हैं बजटरी डेफिसिट या डेफिसिट बजट। अब इसके टाइप्स हो भैया किस किस तरह के डेफिसिट होते हैं हमें, तो सबसे पहला होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है जी, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस कर रहा है रेवेन्यू रिसीट से। देखो जी, सबसे पहले इंसान अपनी कौन सी इनकम को देखता है, जिसको वापस नहीं देना होता, जैसे मेरी फीस आ रही है ट्यूशन की, तो वो इनकम देखूंगा ना मैं पहले, तो ऐसी रेवेन्यू को देखा जाएगा जो आपकी परमानेंट इनकम है। कैपिटल रिसीट तो आप या तो अपने एसेट सेल करते हो या बोरोविंग्स करते हो, तो वो कोई इंसान अपने पहले नहीं देखेगा। सरकार भी सबसे पहले अपनी रेवेन्यू रिसीट को देखती है कितनी है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि मैं इतना कमा पा रहा हूं कि नहीं कमा पा रहा कि अपनी दाल रोटी का खर्चा निकाल पाऊं, पहले ये खर्चा देखा जाएगा। बट अगर ये भी ज्यादा हो रहा है ऐसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस कर रहा है रेवेन्यू रिसीट से, तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो भाई ये सबसे पहला डेफिसिट होता है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस करता है रेवेन्यू रिसीट से। तो फार्मूला बन गया रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आती है। अब इसके हम पे क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर हमारी इकोनॉमी में सरकार के ऊपर रेवेन्यू डेफिसिट आता है, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है भैया इंक्रीज इन प्राइसेस। प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती है। भाई कीमतें क्यों बढ़ती हैं, देखो जी ये लॉस होता है जो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार नोट छापती है, मनी सप्लाई बढ़ा देती है इकोनॉमी में, नए नोट छाप करके मनी सप्लाई बढ़ा दी। इससे देखो क्या होता है भाई, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हमारी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है इसका इम्प्लीकेशंस में कि रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है, आपकी प्राइसेस राइज हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। अब सरकार इस लॉस को पूरा तो करेगी कहीं ना कहीं से, तो वो क्या करेगी, जो आपको अभी तक सब्सिडीज दे रही थी, समाज का कल्याण कर रही थी, उस वेलफेयर में थोड़ा सा कमी ले आएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है। भाई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैसे होती है जी, इकोनॉमिक लेवल पे आप देखो प्राइसेस बढ़ती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, कहीं सारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इकोनॉमी में भैया डिमांड ज्यादा हो रही है, मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। पूरा आपको ऑब्जेक्टिव और बजट के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे बताया था मैंने, अगर याद हो तो वही है इकोनॉमिक इनस्टेबल हो जाती है अगर आपकी इकोनॉमी में लॉस आता है तो। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आगे देखो जी, सेकंड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है जी, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेस करता है टोटल रेवेन्यू से, तो इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। आप बोलोगे भैया ऊपर भी तो ये बात बताई है, उसे ही बजटरी डेफिसिट भी कहते हैं, बट इसमें बच्चों आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से एक्सक्लूड करना है। क्या करना है जी, एक्सक्लूड किसको, बोरोविंग्स को। बोरोविंग्स एक्सक्लूड कर दो तो आपका निकल जाएगा क्या भैया, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए आप यहां पे देख सकते हो फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर जब एक्सेस कर रहा हो टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। अब देखो बोरोविंग किस में आता है, बोरोविंग होता है कैपिटल रिसीट्स का पार्ट। तो कैपिटल रिसीट में से अगर आप बोरोविंग को हटा दो बाकी सारी चीजें आएंगी, कैपिटल रिसीट के जितने कंपोनेंट है बाकी के दो वो दोनों आएंगे और रेवेन्यू रिसीट पूरा आएगा। बट आपको सिर्फ बोरोविंग को हटाना है। बोरोविंग को हटा के क्या होता है जी, बोरोविंग को हटा के ये होता है कि आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, क्योंकि फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है बोरोविंग्स। जितनी बोरोविंग्स होती है आपकी, अगर क्वेश्चन में आपको बोरोविंग्स दे रखी है तो आंसर आपका क्या होगा जी, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोविंग। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा बन सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा टोटल एक्सपेंडिचर दे रहा है, टोटल रिसीट दे रहा है और आपको बोरोविंग दे देगा, तो आंसर सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा बोरोविंग है। बट एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से देगा, तीन फॉर्मूले इसके। सबसे पहला फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, दूसरा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोविंग, और तीसरा फॉर्मूला है अगर आपको बोल दें कि बजटरी डेफिसिट दे रखा, आपको बजट डेफिसिट दे रखा है, बजट में घाटा, तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट होगा। यहाँ पे बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब देखो इसमें आपको प्लस करना होता है बोरोविंग। क्यों करना होता है प्लस, तो इसको समझने के लिए देखो यहीं पे देखो हमें बोरोविंग्स को इसमें से एक्सक्लूड करना होता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट माइनस बोरोविंग।
अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस का तो टोटल रेवेन्यू रहेगा, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको ये तीसरा फॉर्मूला याद रखना है भाई, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपको बजटरी डेफिसिट दे रखा है और उसके साथ बोरोविंग्स दे रखा है तो आंसर बोरोविंग्स नहीं होगा, आपको इस बजटरी डेफिसिट में ऐड करना पड़ेगा क्या, बोरोविंग्स को। ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ है क्योंकि टोटल रेवेन्यू में से बोरोविंग को माइनस करना है हमें, तो फिर वो जब खुल के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा भैया, इसमें प्लस हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट प्लस बोरोविंग। क्लियर? जब आपको बोले वो क्या दे रखा है, बजटरी डेफिसिट, तो बजटरी डेफिसिट में बोरोविंग्स को ऐड करना है, जबकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, तो जो भी यहाँ पे बोरोविंग दे रखा होगा वही आंसर होगा। बट यहाँ पे ना तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है ना तो टोटल रिसीट दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बजटरी डेफिसिट दे रखा है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट देगा और उसके साथ बोरोविंग देगा तो आंसर डायरेक्ट बोरोविंग होगा। बजटरी डेफिसिट में आंसर बोरोविंग नहीं होगा, बजटरी डेफिसिट भी प्लस बोरोविंग आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है, 110% है, कंफर्म है कि भाई बनेगा ही बनेगा। इंप्लीकेशन, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखो ये तो एक छोटा सा लॉस है रेवेन्यू डेफिसिट, बट ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो इसकी वजह से देखो जो प्राइस राइज हो रही थी सिर्फ अभी, वही प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि इन्फ्लेशन का रूप ले लेती है, महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत महंगाई की वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हो जाती है। अब इसके लिए नए नोट छापने पड़ेंगे, नए नोट छापने पड़ेंगे तो उधार भी लेना पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज, दूसरे देशों पे निर्भरता बढ़ जाती है हमारी, तो डिपेंड हो जाते हैं हम किस पे, दूसरी कंट्री पे। जैसे पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, आज के टाइम पे एक्सट्रीम बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अब देखो जी, बाप कर्जा लेगा तो भरेगा कौन, बेटा ही भरेगा ना। तो पाकिस्तान में अगर आप देखो तो हर बंदे में वहां पे करोड़ों रुपए का खर्चा हो रखा है आज के टाइम पे, तो कौन भरेगा, इमरान खान भरेगा नहीं जी, उसके आने वाली पुश्तें भरेंगे। अब क्यों, क्योंकि भाई एक्सट्रीम बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, अगर फिस्कल डेफिसिट होगा तो फिर आने वाले ही भरेंगे भाई, तो फालतू में चोट दिखाता रहता पाकिस्तान, है नहीं उसके पास इतना कुछ। ठीक है भाई, अगला है जी प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है जी आपको, कि आपने जितना आपके ऊपर कर्जा है, जितना कर्जा है उस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो कर्जे और इंटरेस्ट पे के डिफरेंस को फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो इसी के अलावा देखो बोरोविंग्स है, बोरोविंग्स मान लो आपको 100 करोड़ का आपने कर्जा ले रखा है, उसमें 10 करोड़ रुपए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 90 करोड़ आएगा आपका क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है जी, लास्ट है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जितना आप पे कर्जा है, मान लो 100 करोड़ का कर्जा ही है और उतना ही आपके ऊपर क्या हो जाए, इंटरेस्ट भी हो जाए, तो भाई ये हो जाएगा काम खराब। हमने एक नाम सुना है विजय माल्या, विजय माल्या भारत छोड़ के क्यों गया था, उसके पास तो इतनी भाई किंगफिशर का मालिक, बियर उसकी, हवाई जहाज उसके, सब कुछ उसका, 100 करोड़ 100 करोड़, जितना उसने कर्जा लिया था उससे ज्यादा उस पे इंटरेस्ट हो गया था। तो यहाँ से भाग के उसको फायदा क्या हुआ, यहाँ से भाग के फायदा हुआ कि उसका यहाँ से एसेट उसकी थी 100 करोड़ के मान लो, लेकिन उसने यहाँ से भाग के सीधा सीधा 100 करोड़ बचा लिए अपने, तो इसलिए वो यहाँ से भागा। नहीं तो क्यों भागता, अब इंग्लैंड में मजे ले रहा है, रोज क्रिकेट देखता है, बट इंडिया वाले से ला नहीं पा रहे वापस, क्या करेंगे लाके, कौन सा उसके पास पैसा है अब। ठीक है जी, तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है। अगर कोई सी भी चीज में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, और ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे फिनिश। तो भाई आपका काम बता दिया मैंने, कितनी मेहनत लगी है देख रहे हो, तो भाई मेहनत के साथ साथ आप भी मेहनत करें, और बहुत जल्दी आपके बीच में एग्जाम आइडियाज भी लेके आ रहा हूं मैं सारे चैप्टर्स के। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का।